वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी को। हिंदी की एक बुक है वसंत भाग 1। इसके 3rd चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो 3rd चैप्टर जो है नादान दोस्त, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं, उनका जीवन का परिचय लेते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम जो ओरिजिनल नाम था, यानी कि जो इनके माता पिता ने नाम रखा था, वो था श्री धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई को 1880 में वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, वाराणसी के लम्ही गांव में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही के डाक मुंशी थे। उनके पिता जो थे वो डाक विभाग में मुंशी थे वहाँ पे लम्ही गांव में। उनके पिताजी का नाम था अजायब राय। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। मतलब उन्होंने जब शिक्षा आरंभ की तो शुरू में उन्होंने उर्दू पढ़ाया गया, फारसी पढ़ाया गया और जीवन यापन का अध्यापन से। और जब उन्होंने जीवन यापन की शुरुआत की, जीवन यापन का मतलब है कि जब उन्होंने सबसे पहली नौकरी की तो वो नौकरी किस चीज़ की थी? वो थी अध्यापन की, यानी कि टीचिंग की जॉब थी उनकी। पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा पढ़ लिया। तिलिस्मे होशरुबा था, उर्दू की कोई बुक थी, और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ, सरसार मिर्ज़ा रुस्बा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। और उर्दू में जितने ये जो उपन्यास यहाँ पे थे, रतननाथ का जो सरसार था, मिर्ज़ा रुस्बा और मौलाना शरर, ये सब इनके उपन्यासों को क्या कर लिया? उन्होंने पढ़ लिया था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, यानी कि 1898 में 10th पास करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। पास के ही किसी विद्यालय में शिक्षक की जॉब उन्हें मिल गई, टीचर की जॉब मिल गई। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेज़ी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया। 1910 में उन्होंने क्या किया? इंग्लिश, दर्शन यानी कि फ़िलॉसफ़ी, फ़ारसी और हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को लेकर के इंटर पास किया, यानी कि 12th पास किया, जो अभी 12th बोलते हैं। 1919 में BA पास किया, यानी कि 1919 में वे ग्रेजुएट हो गए। करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। और वो टीचर से के पद को छोड़ करके किस में नियुक्त हो गए? इंस्पेक्टर बन गए शिक्षा विभाग में। स्कूल में जाकर के इंस्पेक्ट करने का काम उनका था कि स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई सही से हो रही है या नहीं। ओके। उनका उपन्यास गोदान आधुनिक भारतीय इतिहास साहित्य के सबसे महान हिंदुस्तानी उपन्यासों में से एक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी जो है एक उपन्यास लिखी है गोदान, वो भारतीय साहित्य के इतिहास में महान बुक्स में से, महान किताबों में से, महान रचनाओं में से एक मानी जाती है। यह उपन्यास भारत में जाति अलगाव, निम्न वर्ग के शोषण, महिलाओं के शोषण और औद्योगिकरण द्वारा उत्पन्न समस्याओं जैसे कई विषयों की पड़ताल करता है। इस उपन्यास में उन्होंने जिन जिन मैटर्स को उठाया है वो है कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, देन बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड इश्यूज़ है, महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ है, और औद्योगिकरण के बाद जो जो समस्याओं से जूझना पड़ा उन सब को उन्होंने उस उपन्यास में लिखा है गोदान में। पुस्तक के बाद में अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया और जो गोदान थी उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और 1963 में 1963 में एक हिंदी फिल्म भी बनाई गई इस उपन्यास पे, इस नोवेल पे। भारत के राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ लेटर्स, भारत का लिटरेचर का एकेडमी है, एकेडमी ऑफ लेटर्स ने 2005 में उनके सम्मान में मुंशी प्रेमचंद को सम्मानित करने के लिए प्रेमचंद फेलोशिप की स्थापना की। ठीक है, ये प्रेमचंद फेलोशिप क्या है? ये एक अवार्ड है। यह सार्क देशों में संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। और सार्क, जितने भी सार्क कंट्रीज़ हैं उनमें
जो लिटरेचर के एरिया में लिटरेचर के फील्ड में अच्छा करते हैं उनको ये पुरस्कार, ये अवार्ड दिया जाता है। जिस तरीके से नोबेल पुरस्कार है उसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद के नाम पे ये पुरस्कार बनाया गया है उनको सम्मानित करने के लिए। तो ये जीवन परिचय था, इंट्रोडक्शन था मुंशी प्रेमचंद का, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, नादान दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। देखिए ये लेसन की जो सार मैं बता देता हूँ। इस लेसन में क्या होता है, इस लेसन में होता है कि केशव और उसकी बहन श्यामा, इनके घर के बाहर छज्जे पे चिड़ियों के एक जोड़े ने, यानी कि चिड़ियों के एक जोड़े ने 3 अंडे दिए हैं और श्यामा और केशव उस अंडे को रोज़ देखने जाते हैं और देखने के बाद अपने मन में कई तरह के सवाल, क्योंकि वो बच्चे हैं तो बहुत सोचने की आदत होती है, बच्चों के मन में कई सवाल होते हैं, तो वो सवाल एक दूसरे पूछते हैं कि ये अंडे का रंग कैसा होगा, अंडा कितना बड़ा होगा, अंडे से चिड़िया कब निकलेगी, वो अंडा खाता क्या होगा, और भी बहुत सारे सवाल वो एक दूसरे से पूछते हैं और ख़ुद भी जवाब भी देते हैं जो भी उनको सूझता है। उसके अलावा काफ़ी दिन देखने के बाद उन्हें अब लगता है कि अंडे जो है वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अंडे छज्जे पे हैं, उनको छांव नहीं मिलती है और उनके रहने के लिए बिस्तर भी नहीं है। तो है तो बच्चे मन के दयालु होते हैं, तो वो सोचते हैं कि इनके लिए हम कुछ व्यवस्था कर देते हैं, गद्दों की व्यवस्था कर देते हैं, इनको छांव दे देते हैं, इनके लिए पानी रख देते हैं, इनके लिए दाना रख देते हैं। तो वो ऐसा करने के लिए प्रयास करते हैं और अंडों को तिनके से उठा करके कपड़ों के टुकड़ों पे डाल देते हैं और छाँव भी कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, वो चिड़िया देख लेती है उनको ऐसा करते हुए और चिड़िया जिनके वो अंडे होते हैं वो अंडों को गिरा देती है और तोड़ देती है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चिड़ियों के अंडों को अगर आप छू देते हैं तो उन्हें लगता है कि ये अंडा अब गंदा हो गया है और फिर वो उन्हें सेती नहीं है, यानी कि उससे फिर वो बच्चा निकलता नहीं है। तो कभी भी आपके घर के आसपास या किसी घोंसले में आप चिड़ियों के अंडे को देखें तो उसे छुए नहीं। अगर आप उसको छुएंगे तो फिर चिड़िया उस अंडे को अपनाने से इनकार कर देगी और वो बच्चा निकल नहीं पाएगा और वो उस अंडों को तोड़ देगी। ठीक है, तो वो होते तो दोस्त ही है उनके, जो श्यामा और केशव है, लेकिन उनके मन में क्या होता है, मन में तो दया भाव होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि चिड़ियों ने ऐसा क्यों किया। तो ये एक रीज़न है, इसीलिए हमें दयालुता दिखानी चाहिए लेकिन उनके अंडों को छूना नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। तो आंसर है, केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे इनका रंग कैसा होगा, कितने बड़े होंगे, बच्चे कब निकलेंगे हैं, वगैरह वगैरह। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे और उनका अनुमान लगाते थे। दूसरा प्रश्न है, अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो उत्तर है, केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी, है ना, बहुत बिजी थी उनकी माँ, और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वे स्वयं को एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। जब अंडे टूट गए और माँ को पता चल गया तो माँ कहती है कि ज़रूर तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो इसके जवाब में श्यामा क्या कहती है माँ से और ऐसा क्यों कहती है। तो उत्तर है, श्यामा ने अपनी माँ को सच बता दिया कि भैया ने अंडों को छुआ था। उसने डर के मारे माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। देखिए ये भी रीज़न है, और श्यामा ने इसलिए भी बताया था क्योंकि श्यामा को लगा कि अंडे टूट गए, यानी कि ये भैया की गलती से टूटे हैं अंडे, और वो तो श्यामा केशव से भी छोटी थी, तो वो और भी उसका जो दिल था वो और प्योर था, शुद्ध था, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। तो वो सोचती है कि शायद भैया ने ही कुछ गलती की है, केशव के बारे में सोचती है कि भैया ने ही कुछ गलती की है और इसी वजह से वो अंडे टूट गए हैं। तो वो सोचती है कि भैया को इस बात की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और यही सोचकर माँ को वो सब कुछ सच सच बता देती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। ठीक है, लेसन को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि अंडों को वो चिड़िया जो होती है वो गंदा क्यों समझती है और ऐसा क्यों होता है।
तो उत्तर है केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चिथड़े लगा दिए, यानी कि अंडों के नीचे उन्होंने छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े लगा दिए, गद्दा बना दिया। परंतु कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं, जिससे चिड़िया दोबारा सेती नहीं है। सेती यानी कि गर्म नहीं करती है अपने परों से, जिसकी वजह से उससे बच्चे नहीं निकलते हैं। उनकी इसी नादानी के परिणाम स्वरूप, इसी नादानी यानी कि इसी नटखटता के वजह से चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे, उनकी नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए थे। अगला प्रश्न है, सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि, अभी देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे माँ की नींद को नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है कि माँ ये नहीं चाहती थी कि वो बाहर धूप में जाए, उन्हें चिड़ियों से कोई मतलब नहीं था। तो उत्तर है अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले माँ के सो जाने के बाद, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वो बाहर धूप में घूमे। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा चिड़ियों और अंडों की देखभाल के लिए किन किन 3 बातों का वो ध्यान रखते हैं? तो उत्तर है केशव और श्यामा ने चिड़ियों और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। सर्वप्रथम उन्होंने उनके आराम का ध्यान रखा। पहले तो उन्होंने सोचा कि इन्हें आराम से रहना चाहिए, इसीलिए कपड़े का चिथड़ा बिछाया जिससे उन्हें आरामदायक घोंसला दिया जा सके, क्योंकि पहले अंडे तिनके पर रखे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि तिनके पे कैसे कोई सो सकता है, अंडा रह सकता है। तो उन्होंने नीचे कपड़ों का छोटा छोटा टुकड़ा बिछा दिया और उस पर अंडों को उठा के रख दिया। तो सबसे पहले तो उन्होंने आराम का ध्यान रखा। उसके बाद उन्होंने अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी। जो अंडे वहाँ पे पड़े हुए थे उन्होंने क्या किया कि एक टोकरी जैसा वहाँ पे लगा दिया, ताकि जो उन्होंने सोचा कि टोकरी अगर लगा देंगे तो धूप से बच जाएगा ये अंडा। ओके, धूप से बचा जा सके। उन्होंने उनके दाना पानी के लिए चावल के दाने और प्याली का इंतज़ाम किया। वहाँ पे जाके दाने डाल दिए छोटे छोटे, दिन पानी भी उन्होंने कटोरी में ले जाकर डाल दिया। उसके अलावा जिसके माता पिता, यानी कि माता पिता कौन थे अंडों के? चीड़ा और चिड़िया, यानी कि मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड जो थी, को घोंसला छोड़कर बार बार अपने बच्चों से दूर बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए उन्होंने दाना और पानी डाल दिया कि वो दाना पानी के लिए बाहर नहीं जाएंगे तो अंडे से दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो उनका इंटेंशन कैसा था? जो केशव और श्यामा थे उनका इंटेंशन बहुत प्योर था, वो मदद करना चाहते थे, लेकिन जानकारी के अभाव में क्या हो गया, उन मदद के बदले में उनसे गलती हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। आपसे पूछ रहा है कि छज्जे पे अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो बातें आई और चोरी छुपे उन्होंने जो करने की कोशिश की, उन्होंने क्या क्या किया? चिथड़े बिछा दिए अंडों के नीचे, टोकरी लगा दी, दाना पानी डाल दिया। तो क्या उन्होंने सही किया? तो ये बिल्कुल उचित किया उन्होंने। उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर था, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी कि अगर वे अंडों को छुएंगे तो चिड़िया उन अंडों को दोबारा अपनाएगी नहीं, तो उनसे गलती हो गई। तो आंसर है, बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के लिए जो कार्य किए वे नादानी में हुए, है ना। उन्हें पता नहीं था, क्योंकि वे अपने बालपन के कारण उन जानकारियों से अनजान थे, क्योंकि वो बच्चे थे और उन्हें पता नहीं था कि ऐसा होता है, अगर अंडों को छू दे तो चिड़िया वो अंडे दोबारा अपनाती नहीं है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि चिड़िया कुछ छुए हुए अंडों को दोबारा नहीं सेती। यदि उन्हें इन बात का ज्ञान होता तो वो इस तरह की गलती कभी नहीं करते, क्योंकि जब उन्होंने अंडों को ज़मीन पर टूटा हुआ देखा तो माँ के बताने पर कि अंडे छूने से ख़राब हो जाते हैं, उन्हें अपने किए हुए कार्य पे बहुत पछतावा हुआ। जब उन्हें पता चला कि अंडा छू देने के बाद वो दोबारा चिड़िया उन्हें अपनाती नहीं है, सेती नहीं है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, इसीलिए तो लेखक ने इसका नाम नादान दोस्त रखा है। और ये उन्होंने बिल्कुल नादानी से किया, उनको पता नहीं था, नॉलेज के अभाव में किया, इसीलिए इसका जो टाइटल है स्टोरी का वो है नादान दोस्त। तो इस तथ्य को साबित करता है। तो
जैसा उन्हें पता नहीं था, केशव को और श्यामा को पता नहीं था कि चिड़ियों को जो चिड़िया होती है उनके अंडों को छूना नहीं चाहिए। तो आपको क्या हुआ, आपको पता चल गया, तो अब से आप नहीं छुएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था, ठीक है। तो माँ की हंसी का कारण था बच्चों की नादानी व अज्ञानता, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था और उन्होंने ऐसा मदद करने की कोशिश की तो माँ को हंसी आ गई। जब उन्होंने बच्चों से अंडों के टूटने का कारण पूछा तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्हें गद्दी देने के लिए, अर्थात आरामदायक घोंसला देने के लिए उन्होंने चीथड़ों के ऊपर अंडा रख दिया था। तो माँ का गुस्सा जो है वो हंसी में बदल गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इन्हें कुछ पता नहीं था, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। माँ को चाहिए था कि वो बच्चों को उस अज्ञानता को दूर करती जिसके कारणवश उनसे अंडों को छूने की गलती हुई थी, परंतु वे उनकी अज्ञानता पर भी हंस पड़ी। बच्चे स्वयं ही पछता रहे थे, माँ को उन्हें समझाना चाहिए था, यही सही था, ठीक है। तो माँ को या तो पहले बता देना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना है, और अगर बच्चों को पता नहीं था उसके बाद उन्होंने वो काम कर दिया तो माँ हंस पड़ी और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बच्चों को दुख था तो बच्चों को समझाना चाहिए था कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया वो गलती से किया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही वो बाहर क्यों निकल आए केशव और श्यामा चुपके चुपके, और वो माँ को ऐसा क्यों नहीं बताते। तो आंसर है इसका, माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की रक्षा के लिए टोकरी व दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए, परंतु जब उन दोनों को बिस्तर पर न पाकर माँ बाहर आ गई तो दोनों चुप हो गए, क्योंकि अगर माँ को पता चल जाता कि वो क्या कर रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जाती। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है, तुम इससे क्या शीर्षक देना चाहोगे। प्रेमचंद जी ने जो इस कहानी का नाम रखा है, टाइटल रखा है, वो रखा है नादान दोस्त। अगर तुम्हें बताना जाए, अगर तुम्हें बोला जाए कि इसका एक टाइटल रखो, शीर्षक दो, तो तुम क्या रखोगे। तो मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उन बच्चों की है जो अपने बल से एक ऐसी नादानी कर देते हैं जिससे चिड़िया को अपने अंडों से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि यदि वे परिपक्व यानी कि अगर वे समझदार होते बच्चे, उन्हें पता होता, तो वे ऐसी नादानी कभी नहीं करते। तो नादान बचपन भी इसका टाइटल रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए किया गया है ना। श्यामा बोल रही है माँ से, मैंने आपकी बातचीत सुन ली, तो मैंने किसके बदले में यूज़ करा जा रहा है, श्यामा के बदले में, और आपकी का प्रयोग किया जा रहा है माँ के लिए, ठीक है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जब सर्वनाम का उपयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचे रेखा खींचो। तो इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम ढूंढना है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। दीपू और नीलू यमुना के किनारे बैठ करके ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनके ओर चला आ रहा है। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक थर्ड पर्सन यानी कि कोई तीसरा आदमी, एक लंबा आदमी उनके तरफ आ रहा है लंगड़ाता हुआ। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। पास आकर उसने क्या कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें जितने भी सर्वनाम हैं उन सबको अंडरलाइन करना है। तो देखिए पूरा सेंटेंस लिखते हैं। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने सर्वनाम हो गया, ये किसके बदले में यूज़ किया जा रहा है, नीलू और दीपू के लिए। एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर, ये भी यूज़ किया जा रहा है दीपू और नीलू के लिए। पास आकर उसने किसने, जो लंगड़ाता हुआ आ रहा था, इसके लिए उसने का यूज़ किया गया है। मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मैं का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, जो वो लंगड़ाता हुआ आया था आदमी तीसरा, उसके लिए। तो
क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? आप मुझे, तो आप का इस्तेमाल नीलू और दीपू के लिए किया जा रहा है और मुझे का इस्तेमाल वो अपने लिए कर रहा है, यानी कि लंगड़ाता हुआ आदमी। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें क्या हो जाएगा? जैसे मैं और मुझे, जो मैं और मुझे है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप जो है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और उन्होंने, उनकी, उसने, ये सब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे जो सुप्रीम है वो उत्तम है, यानी कि मैं, मुझे, मेरा, ये सब क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? आप, तुम। ठीक है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उन्होंने, उनकी, उसने, उसका, है ना, ये सब हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये 3 तरीके के पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, पढ़िए, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक, है ना, गुणवाचक, जिससे क्वालिटी का बोध होता है। जो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्वालिटी को बताता है, गुण को बताता है, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो बच्चे तो हैं, लेकिन कैसे हैं? तगड़े बच्चे हैं, हट्टे कट्टे हैं। तो तगड़े क्या हो गया? तगड़े हो गया गुणवाचक विशेषण। मसालेदार सब्जी, मसालेदार हो गया गुणवाचक। और बड़ा अंडा, यानी कि बड़ा, हो गया गुणवाचक विशेषण। तो इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, की विशेषता, अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसीलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। आपको बोल रहा है कि तुम कोई भी 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उससे सेंटेंस बनाओ, फॉर्म करो, वाक्य बनाओ। तो आपने लिख दिया काला आदमी, तो काला हो गया गुणवाचक विशेषण। सुंदर लड़की, सुंदर गुणवाचक विशेषण। छोटा बच्चा, जंगली बिल्ली। अब आपको बताना है वाक्य बनाना है। तो काला आदमी से क्या बनाओगे? वह काला आदमी काफ़ी भयानक लगता है। सुंदर लड़की, वह सुंदर लड़की खिड़की पर खड़ी थी। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे नटखट होते हैं। जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। तो वाक्य भी बन गया। अब अगला प्रश्न है, नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। यानी कि कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनको करना क्या है? आपको क्वेश्चन मार्क हटाना है। तो कैसे हटाओगे? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, ये सब प्रश्नवाचक है, सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको बस क्वेश्चन मार्क किस तरीके से हटाओगे, कैसे सेंटेंस फॉर्म करोगे? तो ऐसे बनाएंगे, अंडे कितने बड़े हैं, तो क्या होंगे? अंडे बड़े होंगे। किस रंग के होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उनका रंग बताओ। कितने होंगे, अंडों की संख्या बताओ। यह प्रश्न है, उसके बदले में आपको क्या उत्तर लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? इससे मिलता जुलता, तो आपका बन जाएगा बिना प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हटा देना है। तो अंडे कितने बड़े होंगे का बना दिया, अंडे बड़े होंगे। किस रंग के होंगे, उनका रंग बताओ। कितने होंगे, अंडों की संख्या बताओ। क्या खाते होंगे, उनका खाना बताओ। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे। बच्चे के पर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर निकलेंगे। घोंसला कैसा है, घोंसले के विषय में बताओ। तो जितने भी सेंटेंस थे वो उनका मतलब अभी भी सेम है, बस प्रश्नवाचक हमने हटा दिया है, जो क्वेश्चन मार्क था वो हमने हटा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क हटाएंगे। अगला प्रश्न है, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो ये सब क्या है? ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स आप देख रहे हैं, झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, ये सब क्या है? ये जो रेखांकित शब्द है ये सब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। कैसा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की प्रक्रिया कैसे हुई। ये सब तो है ना, उठा, कहा, बोला, उठा, ये सब क्या है? एक्शन है, क्रिया है, लेकिन किस तरीके से एक्शन हो रहा है, ये सब ऐसे झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, ये सब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कैसे पता चलेगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। जितने भी कर लगे हुए हैं सब में कर लगा हुआ है, झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, तो ये सब जो आएंगे वो क्रिया से पहले आएंगे, है ना। कहा से पहले आ रहा है, बोला से पहले आ रहा है, उठा से पहले, यानी कि क्रिया से पहले आ रहे हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब ये जो भी क्रिया विशेषण हैं आपके, ये सब, इनको आपको सेंटेंस बनाना है इनसे,
जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी बनाया था। तो झुंझलाकर से क्या बना दिया हमने? झुंझलाकर से बना दिया मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया। बनाकर राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी। घबराकर सुमन ने माँ को घबराकर झूठ बोल दिया। टिकाकर सुमित ने डंडे को एक दीवार से टिकाकर रख दिया। गिड़गिड़ाकर कल मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। तो ये हो गया उसका आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका टाइटल था सत्याग्रह, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा अंश यहाँ पे दिया गया है, पार्ट दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह क्या होता है? यानी कि फुल स्टॉप। अगर किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे उसका मतलब है कि वो सेंटेंस चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, एकदम चलता जा रहा है ना। जैसे कॉमा लगाते हैं पॉज देने के लिए, विराम लगाते हैं बिल्कुल वो स्टॉप करने के लिए। तो ये उस कहानी का छोटा सा पार्ट है। अब इसमें कहीं पे भी विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ऐसा फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। तो कहाँ पे लगाएंगे? आपको लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्या है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या दूँ, भूख लग गई है। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम अबे क्या कहता है यहाँ। तो देखिए ये मैं बिल्कुल कैसे पढ़ता जा रहा हूँ, कहीं पे विराम चिन्ह नहीं था, यानी कि मैं विराम नहीं ले सकता हूँ, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं था। तो कहाँ पे लगाएंगे? तो ऐसे लगेगा, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, विराम चिन्ह। अब रुक जाइए। 11 बज चुके थे, कॉमा 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अब यहाँ पे लगेगा विराम चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होगा वहाँ पे विराम चिन्ह यानी कि फुल स्टॉप लगाना होता है। तो कैसे लगेगा? नीचे देख लीजिए। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। पंडित ने बुलाया, खोमचे वाला बोला, कहिए क्या दूँ, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। भूख लगाई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, फुल स्टॉप। चाहे तो महीनों पड़े रह और भूख न लगे, तुझे केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी मुझे दे, फुल स्टॉप। यानी कि विराम चिन्ह। देखूँ तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है, विराम चिन्ह। तो इस तरीके से विराम चिन्ह यानी कि फुल स्टॉप का जहाँ पे भी उपयोग आपको लगता है कि होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे लगाना था। तो यही आंसर था और हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सब डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।